हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल स्टेप अप क्लासेस। नमस्कार सभी का स्वागत है मेरे चैनल स्टेप अप क्लासेस पर। ओके, एज यू विश। अगर आप बाद में लेना चाहें बाद में ले सकते हैं, लाइव ज्वाइन करना चाहें लाइव ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रिकॉर्डेड भी मिल रहा है, लाइव भी मिल रहा है, लाइव डिस्कशन भी कर सकते हैं। रिकॉर्डेड मिल रहा है, उसे देख लीजिए। उसके बाद भी अगर उस पर भी कोई डाउट होता है तो भी आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। जो भी उसका डाउट होगा, जो भी उसमें आपका डाउट है, उसे एज सुन एज पॉसिबल मैं उसे सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं है, आराम से जैसे आपका कंपेनियन बनता है टाइम के अकॉर्डिंग, जैसे भी आपका मैनेजमेंट बैठता है उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। तो कोई इसमें बाउंडेशन तो बिल्कुल नहीं है। बस ये है, अपनी ओर से बेस्ट तैयारी करो, अपनी ओर से बेस्ट तैयारी करो। और मैं जितनी हेल्प कर सकता हूँ मैं आपकी कर रहा हूँ। फिर भी अगर कुछ एक्स्ट्रा चाहिए होता है तो बता देना। चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। ईथर देखो, ईथर की बात बताता हूँ। हमारा चैप्टर जो आता है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, ये उसी का पार्ट है। अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर में ही उसी का पार्ट है। अल्कोहल और फिनॉल मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। इसमें अल्कोहल एंड फिनॉल में हमने प्रिपरेशन देख ली, फिनॉल की प्रिपरेशन देखी, अल्कोहल की प्रिपरेशन देखी, कंप्लीट। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज देखी दोनों की, तो वो कंप्लीट। अल्कोहल एंड फिनॉल कंप्लीट हो गया। आज शुरू करेंगे ईथर। तो ईथर में फ्रेंड देखो, एक बात बताता हूँ, काफी सारी चीजें तो नहीं है, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, मतलब ज्यादा भी रिएक्शंस नहीं है, थोड़ी सी रिएक्शंस है। लेकिन उन रिएक्शन में कुछ ऐसी पार्ट या ऐसे कुछ खास रिएक्शंस हैं जिनमें एक्सेप्शनल है, जिनमें कुछ अपवाद हैं। अगर उस पर ध्यान नहीं दिया गया तो हमारा प्रोडक्ट कुछ और बन जाएगा और वहां हम गलती कर सकते हैं। तो उनको स्पेशली फोकस करते हुए हम चलेंगे और उन पे ध्यान देते हुए चलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। और जैसे अल्कोहल एंड फिनॉल कराया मैंने, वर्ड रिएक्शन आपको बताई अच्छे तरीके से, कैसे आप याद रख सकते हैं और क्या निमोनिक्स उसमें बन सकता है, क्या उसका शॉर्ट ट्रिक बन सकती है, वो बताते हुए चलूंगा। ठीक है, तो फ्रेंड शुरू कर रहे हैं ईथर। अब देखो, ईथर को मैं एक चीज और बता दूं, हो सकता है किसी बुक में ना ये डाई इथाइल ईथर के नाम से हो, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। ईथर या डाई इथाइल ईथर एक ही बात है। ठीक है, या फिर अगर हम कहें एथॉक्सी एथेन आईयूपीएसी नेम, तो भी एक ही बात है। अब ये होता क्या डाई इथाइल ईथर, ये होता है C2H5O C2H5 जनरली ये। अब वो इसी की प्रिपरेशन कराते हैं, इसी की प्रिपरेशन कराते हैं, इसी की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाते हैं। तो बात ये, हम तो ईथर पढ़ रहे हैं, फिर उसमें चाहे डाइथाइल ईथर आ जाए, चाहे डाइमिथाइल ईथर आ जाए, कोई सा भी आ जाए, बात एक ही होने वाली है, इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो कुछ अलग आता है वो हम देख लेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं, पहले प्रिपरेशन उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज। तो हम क्या क्या इसमें करने वाले हैं आज, इंट्रोडक्शन देखेंगे पहले तो, होते क्या है, फिर उनकी प्रिपरेशन देखेंगे, नॉमेनक्लेचर भी देखना है, फिजिकल प्रॉपर्टी थोड़ी सी पढ़ेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टी में एक्चुअली में क्या आता है। ईथर की फिजिकल प्रॉपर्टी जब हम पढ़ते हैं तो उसमें कंपैरिजन आता है, कंपैरिजन ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईथर एंड अल्कोहल, कि ईथर के और अल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंसेस है और क्यों है, ये मेन आता है। तो वही हम सब पढ़ लेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ ईथर भी देख लेंगे कि स्ट्रक्चर क्या होता है ईथर का, ज्योमेट्री क्या होती है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, और फिर उसकी शेप वगैरह जो बनती है वो क्या होता है। उसके बाद कुछ खास केमिकल प्रॉपर्टीज आएंगी ईथर की। ईथर के साथ साथ मैं आपको बता दूं, ईथर का एक कंपाउंड होता है ये वाला एनिसोल, जिसमें बेंजीन रिंग के ऊपर OCH3 लगा रहता है, इसे हम एनिसोल भी बोलते हैं, और वैसे मेथॉक्सी बेंजीन भी इसे बोलते हैं। मेथॉक्सी बेंजीन इसका आईपीसी नेम, एनिसोल इसका कॉमन नेम। तो केमिकल प्रॉपर्टी इसकी भी देखेंगे। ठीक है, कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी है वो भी देखेंगे, और फिर बाद में इसके यूज। तो कुल मिला के ये सब चीजें हैं, लेकिन इतनी ज्यादा इसमें डीप डाउन नहीं है। डीप से ज्यादा इसमें चीजें है एक्सेप्शनल, जो आपको ध्यान देनी है। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले कि ईथर क्या होता है। तो ईथर जो मेन ग्रुप होता है वो होता है ROR। क्या होता है ईथर, ROR। तो ये ऐसे कार्बनिक यौगिक है जिसमें दो एल्किल या दो एल समूह से एक ऑक्सीजन जुड़ा होता है, यानी एक तरह से ऑक्सीजन ने बीच में पकड़ा हुआ है, दोनों साइड R है। ओके, तो ये चीज है। अब ये जो R हैं वो सेम हो सकते हैं, सेम एल्किल ग्रुप, यानी जब ये ROR दोनों के दोनों कैसे हो, सेम हो। अगर ये दोनों सेम है तो जैसे CH3O CH3 दोनों साइड सेम है, C2H5O C2H5 दोनों साइड सेम है, फिनाइल O फिनाइल ये दोनों सेम है। तो ये हमारे कौन से हो गए, सेम एल्किल ग्रुप वाले हो गए। अब ऐसा भी हो सकता है कि डिफरेंट एल्किल ग्रुप आ जाए, RO, और फिर हम इसे R डैश से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी ये जो R और R डैश है दोनों अलग अलग हैं। जैसे कि देखो CH3O, लेकिन इधर क्या है C2H5, तो एक साइड CH3 है, एक साइड C2H5 है, तो अलग अलग हो गए। इधर देखो C2H5 है, फिर बीच में ऑक्सीजन तो है ही हमारा, और इधर C3H7 हो गया, तो ये भी डिफरेंट हो गए, ये हो गए। इधर देखो, यहाँ ऑक्सीजन से पहले ये पूरा पार्ट है, अगर हम इसे देखें तो ये है क्या, बताओ, ये आइसोप्रोपेन है, आइसोप्रोपेन ऑक्सीजन, और साथ में क्या है CH3, तो ये भी अलग है, ये अलग, ये अलग। अब एनिसोल देखो, एनिसोल में एक साइड बेंजीन है, एक साइड मिथाइल है ऑक्सीजन के, तो ये भी डिफरेंट है। तो डिफरेंट एल्किल ग्रुप या डिफरेंट एरिल ग्रुप वाले ये सभी हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये एनिसोल है, और देखो अब एनिसोल में CH3 लगा हुआ है, यहाँ अगर C2H5 आ जाए तो इसे हम कहते हैं इथाइल फिनाइल ईथर या फिर फिनिटॉल, इसे एनिसोल इसे फिनिटॉल। ओके, तो ये सब हो गए। अब इनके हमें क्या देखना है, इनके हमें देखना है आईयूपीएसी नेमिंग। तो इन्हीं सब के आईयूपीएसी नेमिंग मैं लिख देता हूँ, देखो यहाँ पे लिखे हुए भी हैं, आपको एक दो बना के बता देता हूँ कैसे बनेगा। देखो CH3O CH3। अब इसमें ध्यान देना कि जो हमारा ग्रुप है OR, ये एक तरह से बुलता है, ठीक है, OR, ओके, ये ग्रुप होता है, ईथर का ग्रुप ये होता है। ROR तो पूरा फॉर्मूला है, मेन ग्रुप ये होता है। अब इस ग्रुप में ध्यान देना, ये जो ग्रुप है
और अगर मैं सिंपल एल्किल ग्रुप लिखूं ये, तो एल्किल जो ग्रुप होता है वो बड़ा होता है। बड़ा मतलब ज्यादा प्रेफरेंस वाला, ठीक है, वो ज्यादा प्रीफर होता है रेदर देन इसके। ईथर ग्रुप छोटा होता है किससे? एल्किल से। एल्किल यानी कि एल्केन। तो अब हमारे पास क्या होगा, ध्यान दो, अगर ये ROR लिखा हुआ है तो किसी भी एक को हम ऑक्सीजन के साथ कंसीडर करेंगे और दूसरे को हम अलग से कंसीडर करेंगे। तो एक को तो हम ईथर के अकॉर्डिंग नाम बनाएंगे, OR के अकॉर्डिंग, ठीक है, एल्कोक्साइड भी से बोल सकते हो, और दूसरे को हम एल्किल के अकॉर्डिंग नाम बनाएंगे। एल्किल में क्या बन जाएगा? एल्केन बन जाएगा फिर, ठीक है। यानी ये जो RO है ये सब्सटीट्यूएंट, ये क्या हो जाएगा? सब्सटीट्यूएंट, और ये जो एल्केन है वो मेन हो जाएगा। अब देखो इसमें दोनों साइड CH3 है, तो किसी को भी ऑक्सीजन के साथ जोड़ लो और एक CH3 को अलग रख लो। तो अगर मैं CH3O को आगे वाले को एक साथ जोड़ूं यहां से यहां तक, तो इसको देखो मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिखूंगा मैथोक्सी। मैथोक्सी, और ये वाला जो मेरा होगा ये कैसे नाम बनेगा? CH3 का एल्केन, तो ये हो गया मैथोक्सी मीथेन। इज इट क्लियर? ओके, चलो एक और एग्जांपल देखेंगे, उससे आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। C2H5O C2H5, मान लो मैंने पीछे वाले के साथ ऑक्सीजन कंसीडर कर लिया और आगे वाले को अकेला कंसीडर करना, कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी कर लो, नाम सेम ही आना है। अब इसका क्या नाम होगा? इसका नाम होगा एथोक्सी एथेन। अब आप कहोगे सर एक बात तो बताओ, आप इस नाम को ऐसे भी तो लिख सकते थे, एथेन एथोक्सी। एथेन पहले आ रहा है तो एथेन एथोक्सी लिख दो, ऐसे लिख दो। नहीं, सुनो ध्यान से, यही चीज मैंने स्टार्टिंग में समझाई कि जो हमारा एल्कोक्सी ग्रुप है, ईथर ग्रुप, ये छोटा है, एल्किल ग्रुप बड़ा है, ये प्रेफरेंस है, और प्रेफरेंस जिसको ज्यादा देंगे उसका हम हमेशा सफिक्स यूज करेंगे, और जो छोटा ग्रुप होता है उसका प्रीफिक्स यूज होता है, और प्रीफिक्स हमेशा सफिक्स से पहले ऐड होता है। क्लियर बात समझ में आई कि नहीं? चलो एक और एग्जांपल देता हूँ, उससे सारी जो कहानी है ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। CH3O C3H7, C2H5O भी ले सकते हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ, मैं किसके साथ ऑक्सीजन कंसिडर करूं, किसके साथ ऑक्सीजन कंसिडर करूं और किसको मेन एल्केन बनाऊं? तो देखो एल्किल ग्रुप बड़ा है, तो जितना बड़ा हम एल्केन रखेंगे उतना फायदा, और छोटे वाले को हम ऑक्सीजन के साथ लेके जाएंगे। तो जो छोटा होगा वो ऑक्सीजन के साथ जाएगा, और जो बड़ा होगा जनरली वही हमारा एल्केन होगा, ठीक है। ये हम इसमें रूल फॉलो करते हैं, ये मेन रूल है। अब जो छोटा है जो ऑक्सीजन के साथ जा रहा है उसका क्या नाम बनेगा? उसका नाम बनेगा मैथोक्सी, क्योंकि मेथेन है तो मैथोक्सी, भाई CH3 में एक कार्बन है तो मैथोक्सी। अब ये C3H7 है, ये क्या बना? प्रोपेन। ओके, क्लियर हुआ? तो ये क्या बन गया? मैथोक्सी प्रोपेन। अब क्लियर है? अब कोई डाउट तो नहीं इसमें? समझ में आई बात? चलो एक और मुझे करके बताओ जल्दी से, और एग्जांपल मैं दे रहा हूं, आंसर आप देंगे। C2H5O C3H7, ये करके बताओ। ये तो एज इट इज सेम सेम, बस आप ये बताओ कौन सा आपका ऑक्सीजन में जाएगा और कौन सा आपका एल्केन में जाएगा। चलो ट्राई करो जल्दी से। यस वेरी गुड, इसका नाम क्या बनेगा? एथोक्सी प्रोपेन। तो जो छोटा है वही ऑक्सीजन के साथ ले जाओ, और जो बड़ा है हमारा वो हमारा मेन एल्केन बन जाएगा। तो ये नाम बन गया एथोक्सी प्रोपेन। ओके, क्लियर, समझ में आया? तो आईयूपीएसी नेमिंग का आई थिंक क्लियर होगी इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अब इसमें देखो, यहाँ फिनाइल, यहाँ भी फिनाइल, इसका क्या नाम बनेगा? तो भाई इसको डाइफिनाइल ईथर कह दो अगर कॉमन नेम लिखना है। आईयूपीएसी नेम लिखना है तो फिनॉक्सीबेंजीन, आईयूपीएसी नेम फिनॉक्सीबेंजीन। फ्रेंड्स मैं ना पानी पी के आ रहा हूँ 2 मिनट, ठीक है। ओके, तो ये क्या बना? फेनॉक्सीबेंजीन। अब क्यों इन्होंने फेनॉक्सी क्यों लिया, समझो। जब हमारे पास बेंजीन हो और बेंजीन के ऊपर कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा हो जिस पर कोई फंक्शनल ग्रुप हो, तो जनरली हम बेंजीन को फिनाइल ट्रीट करते हैं कि नहीं? अब यहाँ पे 2 बेंजीन है,
अब दो में से एक को तो हमें ऑक्सीजन के साथ ले जाना है और एक को मेन मानना है। तो किसी एक को जिसको आप ऑक्सीजन के साथ मानोगे तो वो छोटा मानोगे कि नहीं, इसलिए उसके लिए क्या आएगा, फेनॉक्सी। और बड़े वाला जो मेन मान रहे हो आप, एल्केन वाला मान रहे हो, उसे बेंजीन आ जाएगा। समझ रहे हो, जैसे अभी एल्केन वाले में किया था ना, तो उसकी जगह बेंजीन आ जाएगा, दैट्स इट। तो ये वाला आपको समझ में आ गया होगा, मेथॉक्सी इथेन हो जाएगा। ये वाला एथॉक्सी प्रोपेन हो जाएगा, ये मैंने सिखा दिया। इस वाले को देखो, इस वाले को देखो, ये थोड़ा सा अलग है। इस वाले में क्या है, ये ग्रुप है और ये ग्रुप है। अब किसके साथ ले जाओगे, मैंने आपको बताया ना, किसके साथ ले जाओगे, ऑक्सीजन। छोटे वाले के साथ ऑक्सीजन जाएगी, बड़े वाला हमारा प्रोपेन रहेगा। तो ये होगा 2 मेथॉक्सी प्रोपेन। 2 मेथॉक्सी क्यों, क्योंकि ये जो प्रोपेन बना उसके दूसरे नंबर पे मेथॉक्सी जुड़ा हुआ है। इसी तरह से क्या बना, एनिसोल। क्लियर, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं होगा। अब ये एनिसोल क्यों है, वैसे इसका नाम अगर बताएं तो इसका नाम है मेथॉक्सी बेंजीन। ओके, और इसका नाम होगा इथाइल फिनाइल ईथर या फिर एथॉक्सी बेंजीन। ओके क्लियर। तो ये सारे यूपीएससी ने मैंने आपको बताए, इनको आप आराम से बना सकते हैं, और भी शीट में भेज दूंगा तो उसमें बना सकते हो। ठीक है, तो इसमें तो कोई इतनी बड़ी बात आई थिंक है नहीं, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सबको क्लियर। चलो आईपीएससी नेम हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया। अब बात करते हैं प्रिपरेशन। तो देखो प्रिपरेशन के, ईथर के प्रिपरेशन के दो ही मेथड है, एक तो है एल्कोहल से और दूसरा है एल्किल हैलाइड से। एल्कोहल से और एल्किल हैलाइड से, दोनों में ही एक एक एक्सेप्शनल है, एक एक एक्सेप्शनल है। वो देखना है वो एक्सेप्शन क्या है, एक चीज ध्यान रखनी है फिर उसमें कि एक्सेप्शन क्या है, जो एक्सेप्शन होगा वो हमें जरूर ध्यान रखना है, तो खास हो ही जाता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो पहला जो हमारा आता है वो आता है बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। डिहाइड्रेशन मतलब निर्जलीकरण, एल्कोहल का निर्जलीकरण। निर्जली मतलब पानी निकाल लो, एल्कोहल में से वाटर H2O निकाल दो। तो एल्कोहल्स अंडरगो डिहाइड्रेशन इनटू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटिक एसिड H2SO4 H3PO4। तो ये कह रहे हैं एल्कोहल का डिहाइड्रेशन हो जाता है किसकी प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, प्रोटिक एसिड लाइक H2SO4 या H3PO4 के प्रेजेंस में। ओके, इनकी उपस्थिति में इसका निर्जलीकरण हो जाता है। द फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन प्रोड्यूस एल्कीन और ईथर डिपेंड अपॉन द रिएक्शन कंडीशन। अब ये कह रहे हैं इसी रिएक्शन में एल्कीन भी बन सकता है या ईथर भी बन सकता है, एल्कीन या ईथर दोनों बन सकते हैं, डिपेंड करेगा किस पे, रिएक्शंस कंडीशन पे। सो ये कह रहे हैं इथीन प्रोड्यूस एट 443 इनटू द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। ये कह रहे हैं अगर H2SO4 लिया आपने और टेम्परेचर 443 हुआ, 443 केल्विन हुआ, तब तो बनेगा इथीन। और अगर ईथर बनाना है तो टेम्परेचर लेना पड़ेगा 430 केल्विन, 413 केल्विन एज द मेन प्रोडक्ट। वही है मेरे पास मेन प्रोडक्ट है। तो कुल मिला के जो एल्कोहल है CH3 CH2OH, एक्चुअली ये कौन सा है, C2H5OH, और इसका है क्या नाम, इसका नाम है एथेनॉल। तो एथेनॉल को जब हम गर्म करेंगे इनटू द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 443 पे, तो ये एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये एल्कीन में कन्वर्ट कैसे हो रहा है, देखो मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ, ये एल्कीन में कन्वर्ट हो कैसे रहा है, कहाँ से क्या निकाल रहा है। तो ये CH3 है, ये बन गया, इस पे CH2 है, ये बन गया, नीचे OH है। ठीक है भाई, समझ में आया, ये मैंने ऐसे बना दिया। तो इसमें से अगर वाटर निकाल दो तो ऊपर वाला बचा नहीं बचा, ये। अब जब वाटर निकल जाएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा ऐसे, तो क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा। ठीक है, और कौन सा ये, इथीन, इथीन बन गया। ठीक है, अब इसी में करना क्या है हमें, इसी में हमने क्या करा, इसी को हमने ट्वाइसली जोड़ दिया ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ इसको जोड़ दिया, तो C2H5 और C2H5 दोनों आपस में जुड़ गए, समझ गए। तो ऑक्सीजन में से एक से तो हाइड्रोजन हटी और एक से पूरा OH हटा। समझो ये कैसे हुआ, ये भी समझो। अब यहाँ से यहाँ कैसे आए वो समझो, CH3 CH2 OH, एक और लिखो HO CH2 CH3, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, इन दोनों को ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, ऑक्सीजन एक चाहिए बीच में, तो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ से ये पार्ट हटा दिया। कुल मिला के तो डिहाइड्रेशन ही तो करा, अब भी तो H2O निकाला, बस ये दोनों जुड़ गए, ये और ये, तो ये बन गया हमारा। ठीक है, तो डिहाइड्रेशन ही हुआ दोनों में, हटा वाटर ही है, माइनस H2O ही हुआ है, लेकिन कंडीशन पे डिपेंड था कि कहाँ से क्या चीज हटेगी। क्लियर है, कंफर्म। तो आपको एक्सेप्शनल क्या याद रखना है इसमें, एक्सेप्शनल हमारा क्या बन गया कि अगर H2SO4 है तो ये तो हो गई दोनों में, लेकिन अगर H2SO4 के साथ 443 केल्विन इसके आसपास का टेम्परेचर एक दो पॉइंट ऊपर नीचे 40 40 भी या 446 भी 50 भी अगर है,
इतना केल्विन टेम्परेचर है तो हम इथीन बनाएंगे। ठीक है, ये हमारा एक्सेप्शनल पॉइंट है इसका, पॉइंट टू बी रिमेंबर। इसको पिन कर लो, ठोक लो दीवार में कहीं। ठीक है, समझ गए? कागज पे चिपका दो इसे बिल्कुल बना के। सर ये समझ नहीं आया, क्या नहीं समझ आया बताओ? मैं दोबारा बता दूंगा पॉइंट, मुझे एक बार बता दो क्या समझ में नहीं आया। कि एल्किन कैसे बना? लास्ट पॉइंट, ओके। मैं आपको दोबारा ही इसको एक बार बना के बताता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से देखना। सबसे पहले ना, ये CH3CH2OH है ना, ये लिखा हुआ है। ओके, ये क्लियर हो गया। अब इसमें मैं पहले एथीन बना के दिखाता हूँ। एथीन कैसे बन रहा है वो ध्यान दो। इसका स्ट्रक्चर बनाओ। इसके स्ट्रक्चर में इस कार्बन पे तो 3 हाइड्रोजन है, इस वाले पे 2 हाइड्रोजन है और एक OH है। तो जब इसको हमने H2SO4 की प्रेजेंस में 443 केल्विन पे गर्म करा ना, तो वो कह रहे हैं इसका डिहाइड्रेशन हो रहा है, लेकिन खास तरीके से हो रहा है। खास तरीके से हो रहा है कि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर से, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर से एक जगह से OH जा रहा है, दूसरे वाले कार्बन से हाइड्रोजन जा रहा है, तो -H2O हो रहा है। अब इसके पास भी एक चीज चली गई, इस कार्बन के, इसके पास भी, तो बेचारों के पास क्या रह गया? इनके इनके पास बस 2-2 हाइड्रोजन रह गए। तो बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड, एक दूसरे का साथ अपने आप देंगे, तो एथीन बन गया। ये तो क्लियर हो गया। ठीक है, अब दूसरी पार्ट समझो इसी का। इसके दूसरे पार्ट में ये था कि 2 अल्कोहल मॉलिक्यूल लेने हैं, CH3CH2OH, एक और मॉलिक्यूल लेना है। उसको मैंने दूसरे मिरर इमेज में लिख दिया, बात तो एक ही है। नहीं समझ में आ रहा? नीचे लिख लो CH3CH2OH। अब तो सही है, 2 मॉलिक्यूल है मेरे पास। कितने हैं? 2। इन दोनों को आपस में रिएक्ट हो रही है, कितने पर हो रही है? H2SO4 एंड 413 केल्विन पर। तो हो क्या रहा है? इसमें से H2 निकल रहा है, यहां से ये। अब देखो ना, जब H यहां से निकल गया, OH यहां से निकल गया, ये C2H5 या CH3CH2 कहाँ जाएगा? इसी ऑप्शन पे जाके जुड़ जाएगा। तो CH3CH2O और नीचे वाला आके जुड़ गया। क्लियर हुआ? अब तो क्लियर है। तो ये कौन सा ईथर बना? डाई इथाइल ईथर। बस ये बात है। अब सुनो ध्यान से, इन्होंने तो डाई इथाइल ईथर बनाया, आप कोई और सा भी बना सकते हो, डिपेंड करेगा अल्कोहल कौन सा दिया हुआ है। जैसा अल्कोहल होगा उसके अकॉर्डिंग ईथर बन जाएगा। बस ध्यान देना, H2SO4 के साथ 413 केल्विन पर ये काम होगा। चलो, एक हो गई, एक हमें पता लग गया, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करो, वाटर निकालो और ईथर बनाओ। दूसरा क्या आता है? दूसरी रिएक्शन आती है विलियमसन सिंथेसिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट, और मैं कह दूं गलती के चांसेस सबसे ज्यादा इसमें, इवन मैंने भी की। मैंने एक 2 गलती अपनी इस बार शेयर कर दी। एक तो मैंने कर दी है शेयर, जो हमने हेलो एल्केन्स किया था उसमें एक एक्सेप्शनल था, वो गलत हो गया था। और एक विलियमसन सिंथेसिस में पता नहीं कैसे, इजी था लेकिन हो जाता है। तो मैं उन गलतियों को आप ना करें, ये आपको मैं बताने वाला हूँ आज, और इसलिए मैं उन्हें ना हाईलाइट करता हूँ हमेशा। गलती सबसे होती है, हमसे भी कभी हुई, हम भी सीख रहे थे तब। तो बात ये है वो गलती अब ना हो, तो उस एक्सेप्शनल को मैं आपको बताऊंगा। देखो, पहले रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन है क्या। रिएक्शन ये कह रहे हैं, प्राइमरी एल्किल हैलाइड्स व्हेन रिएक्ट विद सोडियम एल्कोऑक्साइड गिव ईथर। बस इतनी सी कहानी है कि अगर प्राइमरी एल्किल हैलाइड आप लेते हो, हेलो एल्किन्स लेते हो, तो वो सोडियम एल्कोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके ईथर देते हैं। बड़ी मजेदार बात है। तो देखो इसकी रिएक्शन लिख के दिखाता हूँ। प्राइमरी एल्किल हैलाइड 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, इसका क्या मतलब है जी? इसका मतलब है CH3 CH2 Cl ले लो, या तो CH3Br ले लो, CH3Cl ले लो। ओके जी, तो ये इनमें से आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, वेट करते हैं 2 मिनट।
ओके, लेट्स कंटिन्यू। तो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड मतलब ये सब कुछ, इनमें से कुछ भी ले लो। इन्होंने कहा इनकी रिएक्शन आप सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराओ, तो 1 डिग्री में से कोई एक लेते हैं, हम लेते हैं CH3 CH2Cl, और इसकी रिएक्शन सोडियम एल्कोक्साइड। सोडियम एल्कोक्साइड का मतलब क्या है, जो अभी हम बना रहे थे ना, उसी में से ये इस तरह से सोडियम ऑक्साइड और एल्किल, सोडियम एल्कोक्साइड, समझ गए? तो इसका क्या नाम होगा, इसका नाम होगा सोडियम एथोक्साइड। ठीक है जी, सोडियम एथोक्साइड। इस वाले का क्या नाम होगा, इसका नाम होगा क्लोरोइथेन। इन दोनों की रिएक्शन से ईथर बनना है। आप मुझे बता सकते हो कि इसमें से क्या निकाल लूं कि ईथर बन जाए, इसमें से मैं क्या हटा दूं कि ईथर बन जाए? आपको दिख भी रहा होगा, वेरी गुड। अगर सोडियम के साथ Cl NaCl हटा दो तो ईथर बन जाएगा, CH3CH2O CH2CH3, इट इज डाई इथाइल ईथर। ठीक है, क्लियर हुआ? कितना इजी था, बहुत इजी, बहुत ही इजी हो गया, इतना सा इजी था। अब इसी रिएक्शन में एक ये भी आती है जिसमें हम 3 डिग्री एल्कोक्साइड ले रहे हैं, सोडियम एल्कोक्साइड, ठीक है, और 1 डिग्री एल्किल हैलाइड ले रहे हैं, तब क्या होगा? चलो इस रिएक्शन को भी करके देखते हैं। इस बार हमने क्या करा, एल्कोक्साइड थोड़ा बढ़ा लिया, CH3C, यहाँ भी CH3, यहाँ भी CH3, यहाँ ऑक्सीजन और सोडियम। अब ये 3 डिग्री सोडियम एल्कोक्साइड है, ठीक है, 3 डिग्री सोडियम एल्कोक्साइड ये है। अब इस पर 1 डिग्री एल्किल हैलाइड की ही रिएक्शन करानी है, CH3Cl या CH3Br, कुछ भी करा सकते हो। क्या बनेगा, NaCl हट जाएगा, Na और Cl माइनस कर दो, NaCl, और बाकी इसमें जोड़ दो। तो बचा क्या आपके पास, बचा क्या, बहुत कुछ, CH3 बचा, C बचा, CH3 बचा, ये CH3 बचा, ऑक्सीजन भी बच गया इसका, और इसके ऊपर ये CH3 आके जुड़ गया, जिसको सोडियम छोड़ के चला गया था, सॉरी Cl छोड़ के चला गया था इसको, तो ये जुड़ गया आके, ठीक है, बन गया। अब इसका नाम मेथॉक्सी मिथाइल प्रोपेन, 2 मेथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। होगी रिएक्शन, हो गई कि नहीं, यस और नो? तो अब इसमें एक्सेप्शनल कहाँ है, एक्सेप्शनल है, ये ध्यान दो। अब ये जो हमने लिया था, ये 3 डिग्री सोडियम एल्कोक्साइड लिया था, और इसके साथ सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री एल्किल हैलाइड ही लिया है। क्या हो अगर मैं 3 डिग्री एल्किल हैलाइड लूं और उसके साथ कोई सा भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री सोडियम एल्कोक्साइड लूं, तो क्या होगा? तब ये रिएक्शन होगी ही नहीं, एंड दिस इज द एक्सेप्शन। इसमें आता है एक्सेप्शन कि अगर आप 3 डिग्री एल्किल हैलाइड ले रहे हो, ठीक है, और फिर कोई सा भी सोडियम एल्कोक्साइड कोई सा भी ले रहे हो, यहाँ पे तो 1 डिग्री है, आप 2 डिग्री 3 डिग्री कोई सा भी ले रहे हो, तो ये रिएक्शन नहीं होती। इसमें एल्किन बनता है, एल्कोहल बनता है, NaBr बनता है, ईथर नहीं बनता, ठीक है। तो हम एक्सेप्शनल को अलग से लिख लेते हैं यहाँ पर। तो एक्सेप्शन ये है, कभी भी आपको सोडियम एल्कोक्साइड दिखे लेकिन उसके साथ यहाँ पर ये दिखे 3 डिग्री हेलो एल्केन, अगर आपको दिख रहा है और साथ में इसके वही चीज दिख रही है सोडियम एल्कोक्साइड, चाहे ये 1 डिग्री हो चाहे कोई सा भी हो, डजंट मैटर, ईथर नहीं बनेगा। एंड इट इज नॉट विलियमसन सिंथेसिस, ये विलियमसन सिंथेसिस भी नहीं है। कितना माइनर सा डिफरेंस है और चीजें ही चेंज हो गई। अब इसमें क्या होता है, इसमें रीजन सुनो, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि 3 डिग्री हेलो एल्केन से 2 काम होते हैं, एक तो Cl निकलता है, एक निकलता है हाइड्रोजन। किसी भी CH3 में से निकाल लो, एक हाइड्रोजन निकलना है। तो मान लो मैं ऊपर वाले में से निकाल रहा हूँ, तो उसमें से जब हाइड्रोजन निकलेगा तो CH2 रह जाएगा, रह जाएगा कि नहीं, और इस वाले कार्बन से Cl भी चला गया, तो इनके बीच में आ गया डबल बॉन्ड, तो ये तो बन गया एल्कीन। अब ये जो Cl है वो अपने पसंदीदा NaCl के साथ चला है, मतलब Na के साथ चला गया, NaCl बना लिया।
अब बचा हाइड्रोजन जो निकल के गया था वो जाएगा C2H5O के साथ, तो उसके साथ चला गया तो OH बन गया, दैट इज अल्कोहल बन गया। ठीक है, सो दिस इज द मोस्ट एक्सेप्शनल 3 डिग्री हेलोएल्केन अगर आ रहा है और सोडियम एल्कोक्साइड आ रहा है, चाहे कोई सा भी, ईथर मत बना के आना। दिस पॉइंट टू बी नोटेड। समझ में आया कंसेप्ट एंड एक्सेप्शन। अब देखो ये वाली रिएक्शन, इसमें क्या है, सोडियम फेनॉक्साइड, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सोडियम फेनॉक्साइड। बेंजीन के ऊपर ONA सोडियम फेनॉक्साइड, और इस सोडियम फेनॉक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है CH3Br, तो हो जाएगी कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगी, क्यों नहीं होगी, जरूर हो जाएगी। ये 1 डिग्री एल्किल हैलाइड ही तो है, और 1 डिग्री एल्किल हैलाइड के साथ तो हो सकती है, इजीली हो जाएगी। तो क्या बनेगा, बताओ क्या बनेगा भाई? CH3 जो है सोडियम को रिप्लेस कर देगा, तो ये बन गया, ये बन गया एनिसोल। नाम क्या है इसका, मेथॉक्सी बेंजीन, और NaBr। ठीक है, तो ये रिएक्शन भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुल मिला के हमें ये पता लग गया, विलियमसन सिंथेसिस में हमें सोडियम से ज़्यादा, सोडियम के एल्कोक्साइड से ज़्यादा फोकस किस पे करना है, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे नोट्स बनते हैं, अपने पास नोट्स ऐसे बनाओ ना। कौन तुम्हें कहता है केमिकल रिएक्शन से भर दो, क्यों भर रहे हो केमिकल रिएक्शन से? केमिकल रिएक्शन तो हो जाएंगी जब सब्सटेंस लिखोगे और कंसेप्ट अगर पता है कि इसके साथ अगर ये टकराएगा तो ये बनेगा, तो वो तो हो जाएगी। लेकिन जो खास बात है उन्हें अपने नोट्स ऐसे बनाओ ना, अपनी जो भी अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज होती है जिसमें तुम समझ सको उसी में बनाओ। हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, जो भी आपको लैंग्वेज आती हो, मराठी, तेलुगु, तमिल, ठीक है, चाहे डोगरी, बोडो, संथाली, कोई सी भी आती हो, जिस भी लैंग्वेज में तुम्हें समझ में आए उसमें बनाओ, बस चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। चलो खैर, ये हो गया, ये दोनों प्रिपरेशन थी बस। अब आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी पे। तो फिजिकल प्रॉपर्टी मैंने बताया था, इसमें जो फिजिकल प्रॉपर्टी का खेल है वो सिर्फ इतना है कि एल्कोहल वर्सेस ईथर चलता है, एल्कोहल वर्सेस ईथर। तो एल्कोहल वर्सेस ईथर में ये खेल चलता है। अब ये खेल चलता क्यों है वो सुनो। ईथर आर पोलर, ईथर भी पोलर है। पोलर क्यों है? क्योंकि बीच में ऑक्सीजन है, लोन पेयर ज़्यादा है, उस पर 2 लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है उसके कारण जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ज़्यादा है, तो ठीक है पोलर है। बट इट इज़ इनसोल्यूबल इन वाटर, लेकिन ये पानी में घुलती नहीं है। एंड एल्कोहल कैन डिजोल्व। तो पहली चीज़ क्या हुई, जो एल्कोहल है वाटर सोल्यूबल है, ईथर वाटर इनसोल्यूबल है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये भी पोलर है, पोलर ये भी है, दोनों पोलर हैं, लेकिन एक पानी में घुलती है, एक नहीं घुलती। ठीक है, पानी में घुल गया, नहीं घुला। तीसरी चीज़, बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करेंगे। अल्कोहल की जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं जनरली हाई होते हैं, हायर देन ईथर। ओके, और ईथर के जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, ईथर हैज लो बॉइलिंग पॉइंट। किससे? अल्कोहल से। ठीक है, ये हमें याद रखना है, 3 पॉइंट है बस। पोलर तो दोनों है, अल्कोहल पानी में घुल जाते हैं, ईथर नहीं घुलते। अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है ईथर से, ईथर का कम होता है। अब बात आती है ऐसा होता क्यों है, जब दोनों पोलर हैं तो पानी में क्यों नहीं घुल रहा ईथर? रीजन, C2H5OH, बताना जरा ये क्या है? ये है अल्कोहल, और नहीं ये अल्कोहल। और अगर मैं C2H5, C2H5 ज़्यादा हो जाएगा, CH3 वाला बनाते हैं ताकि आपको सिमेट्रिक दिखे। CH3O, CH3, ये क्या है? ये ईथर है। दोनों का फॉर्मूला सेम है, अगर आप देखें तो ये भी C2H6O है, वो भी C2H6O है, दोनों सेम है, कोई दिक्कत नहीं। दोनों के मॉलिक्यूलर मास सेम है, जितने एटम्स दोनों में है बराबर है सब, ठीक है। मेन बात क्या है, इसमें जो टेंडेंसी है वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, क्या बनाता है? H बॉन्ड। ओके, ये नहीं बना पाता। ये क्यों नहीं बना पाता? रीजन ये है कि इसके पास एक ऑक्सीजन है, उसने एक हाइड्रोजन तो जोड़ लिया, लेकिन इस ऑक्सीजन को तो कोई बाउंड नहीं कर रहा ना। इस ऑक्सीजन को बाउंड करने वाला इसके पास कुछ नहीं है जो पोलैरिटी में हो, जिसपे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो, कोई है ही नहीं।
ठीक है, दैट्स वाई डू नॉट फॉर्म H बॉन्ड। और जब कोई चीज H बॉन्ड नहीं बना रही तो जनरली वो पानी में नहीं घुलती। ठीक है, ये रीजन किसके लिए था? फॉर सोल्यूबिलिटी। इतनी बात क्लियर हुई? हो गई, बिल्कुल सही है। तो वाटर के साथ अगर कोई चीज H बॉन्ड बना रही है पानी में घुल जाएगी, नहीं बना रही तो मत घुलेगी, बात खत्म। आयन से अलग, आयन वाले में मत जाना, आयन से अलग। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब दूसरी चीज आती है कि बॉइलिंग पॉइंट कम ज्यादा क्यों है, उसका रीजन देखो। मैंने पेज नहीं छोड़ा कोई, एक पेज ले लेते हैं कहीं से, मिल गया। तो बॉइलिंग पॉइंट की बात सुनो। C2H5OH क्या है ये? ये है अल्कोहल। एक और मॉलिक्यूल बनाते हैं अल्कोहल का। ये अल्कोहल का एक मॉलिक्यूल है, ये अल्कोहल का एक और मॉलिक्यूल था, दो है। क्या इन दोनों के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग में दिखा सकता हूं इजीली? ऐसे, क्या है ये? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, दिखाई मैंने। लेकिन ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ईथर में नहीं होती। C2H5O, C2H5, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर तो है, लेकिन इसे दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जोड़ने के लिए, इफेक्टिवली जोड़ने के लिए कोई है ही नहीं। ठीक है, इन दोनों के बीच कोई H बॉन्डिंग नहीं है। समझ गए? तो ये इफेक्टिवली आपस में नहीं जुड़ते, इसलिए ये दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए हैं, दैट इज लीड टू हायर बॉइलिंग पॉइंट। समझ गए? मॉलिक्यूल जितना अच्छे से जुड़े बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा। ऑब्वियसली आप ये समझो ना, जिसके मॉलिक्यूल्स पास पास हैं उसको तोड़ने में एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी, ऑब्वियसली बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। ठीक है, अब जिसके मॉलिक्यूल पहले से ही दूर दूर हैं उसे तो हल्की सी हीट दो और बॉइलिंग पॉइंट एकदम आसमान पे उसका। ठीक है, तो हमें समझ में आता है ये कंसेप्ट भी। तो इसलिए अगर हम सेम की बात करें तो ईथर का डाइथाइल ईथर C2H5O, C2H5, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है सिर्फ 35 डिग्री सेल्सियस है। और इसी में अगर मैं अल्कोहल की बात करूं, C4H10O, ऐसे नहीं लिखना था, C4H9OH लिखते हैं, क्योंकि हमें अल्कोहल दिखा ना, C2H5 सॉरी C4H9OH, ये हमारा क्या है? अल्कोहल, सेम वाले का अल्कोहल। तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 118 डिग्री सेल्सियस है। कितना डिफरेंस है? समझ गए? रीजन समझ में आया? ओके, पक्का कंफर्म 100%? अब बताओ क्लास कैसी लगी? हाँ ठीक है फ्रेंड्स, तो ये फिजिकल कंसेप्ट समझ में आ गए। चलो फिजिकल तक तो सब क्लियर है, अब चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज पे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज से पहले चलो स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। स्ट्रक्चर देखो, ऑक्सीजन बीच में है, ऑक्सीजन के पास होता है लोन पेयर। अगर मैं ROR को लिखूं, इसके पास है दो दो लोन पेयर। अब इन लोन पेयर के कारण अगर हम हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट देखें तो वो बन जाता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा बन जाता है? sp3। sp3 क्यों बनता है? क्योंकि चार नए ऑर्बिटल बन रहे हैं, दो लोन पेयर के लिए और दो एल्किल ग्रुप के लिए। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है? sp3, पहली चीज। अब हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, दो लोन पेयर है, तो ऑब्वियसली जो बॉन्ड एंगल है वो होगा लेस देन 109.5 डिग्री, इससे कम ही होगा। और इससे कम अगर होगा तो वो लगभग लगभग, क्योंकि दो लोन पेयर है, मैं अप्रोक्सीमेशन बता रहा हूँ, 104 के करीब होगा, 104 डिग्री के करीब हो जाएगा, क्योंकि दो लोन पेयर है। अगर एक होता तो 107 के आसपास रुकता, दो हैं तो 104 के आसपास रुकेगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर? ओके, अब बात करते हैं इसका शेप। शेप होगी वी। वी शेप क्यों होगी? क्योंकि जब हम शेप को कंसिडर करते हैं तो हम लोन पेयर कंसिडर नहीं करते, तो शेप जो होती है वो ऐसे वी की शेप आ रही है। ठीक है, तो शेप क्या होगी? वी हो गई। तो हमने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा, बॉन्ड एंगल पढ़ा और शेप, तीनों चीज पढ़ ली, कोई दिक्कत तो नहीं। खैर ये कोई दिक्कत इतनी बड़ी इसमें होगी भी नहीं। चलिए शुरू करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी आती है रिएक्शन विद HX। HX मतलब, HX मतलब हाइड्रोजन हैलाइड्स। X का मतलब क्या हो सकता है यहाँ पे? X का मतलब यहाँ पे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या बन सकता है? HX। HCl भी हो सकता है, HBr भी हो सकता है, HF भी हो सकता है, HI भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो ये कहते हैं जब आप ईथर के साथ HX की रिएक्शन कराते हो तो ये ईथर टूट जाता है, ये ईथर टूट जाता है। अब दो पार्ट में टूटेगा, कहीं से भी कैसे भी जैसे मर्जी तोड़ सकते हो, पहली चीज। दोबारा से बताऊं, कहीं से भी कैसे भी जैसे मर्जी तोड़ सकते हो, पहली चीज। लेकिन जब सेम हो तब। तो मान लो ये दोनों आर सेम है, तो मैंने यहां से तोड़ दिया,
तो एक के पास तो आर हो गया, एक के पास आर गया, और एच एक्स को यहाँ से तोड़ दिया, तो एक के साथ क्या जुड़ेगा, आर ओ एच, और दूसरे के साथ जुड़ेगा आर एक्स। समझ गए? अब ऐसे मत कर देना कि आर के साथ एच जोड़ के एल्केन बना दो और आर ओ एक्स एक बना दो, नहीं जी नहीं, नहीं नहीं नहीं, क्योंकि एक्स भी नेगेटिव है, ऑक्सीजन भी नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव नहीं जुड़ते, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव जुड़ता है। बताओ समझ में आया कि नहीं? नहीं आया तो मैं समझा देता हूँ। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ ये जो ऑक्सीजन है भैया ये नेगेटिव है, और अगर मैं एक्स एच एक्स को तोड़ूं तो इसमें ये नेगेटिव है, अब ये नेगेटिव इस पे थोड़ी जाएगा, नहीं जाएगा, ये जाएगा पॉजिटिव के पास, तो बनेगा क्या, आर ओ एच प्लस आर सी एल, ये बनेगा। ठीक है, ठीक, ये बन जाएगा। तो अब इसकी जगह कुछ भी लिख लो, कोई भी आप सबस्टेंस लिख के इसकी रिएक्शन लिख सकते हो, चॉइस इज योर्स। ठीक है, तो चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, मुझे इसे रिएक्शन को कंप्लीट करके भेजना। CH3O C2H5 प्लस HCl, रिएक्शन कंप्लीट करके भेजना कि कौन सा तो अल्कोहल के साथ जाएगा और कौन सा CH3 के साथ जाएगा, चॉइस इज योर्स बना के भेजना, और उसका एक प्रॉपर रीजन भी असाइन करना कि सर ये प्रॉपर रीजन था इसलिए मैंने बनाया। चलो बात करते हैं दूसरी। अब ये देखो ये क्या है, ये एनिसोल है, एनिसोल इसे कह सकते हैं, एल्किल ग्रुप अगर पता लग जाए तो एनिसोल कह सकते हैं। तो इसमें HX की रिएक्शन कराई तो क्या हुआ, यहीं से टूटेगा। ठीक है, तो जब यहाँ से टूटा तो बेंजीन के पास जो ऑक्सीजन है उसके साथ तो आ गया H, ठीक है, और R के साथ चला गया X, बस इतनी सी बात है। अब यहाँ से समझ जाओ कि ऑक्सीजन किसको देना, ऑक्सीजन किसको देना, बड़े वाले को। आई बात समझ में, दिख गई यहाँ से, भाई बेंजीन बड़ा है, R ग्रुप छोटा होगा कोई ना कोई, तो हमें किसको देना है, ऑक्सीजन जो बड़ा ग्रुप होगा। तो समझ गए C2H5 में, बस समझ जाओ फिर। तो जल्दी से इसकी रिएक्शन मुझे करके बता देना। अब इसमें एक और है, कौन इनमें से तेज रिएक्शन करेगा, तो HI की रिएक्शन तेज होगी, HBr उससे कम, HCl उससे कम, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस हो गया इनका। अब देखो, इफ वन ग्रुप इज 3 डिग्री इन ईथर, अगर ऐसा आ जाए कि एक ग्रुप 3 डिग्री है और एक छोटा सा है, द हैलाइड फॉर्म्ड इज 3 डिग्री एल्किल हैलाइड बाय SN1। अभी तो मैंने ये बताया कि अगर कोई बड़ा ग्रुप है तो वो ऑक्सीजन को लेके जाएगा, वो ऑक्सीजन को लेके जाएगा, लेकिन ये कह रहे हैं अगर वो बड़ा ग्रुप 3 डिग्री हो जाए, अगर वो बड़ा ग्रुप 3 डिग्री हो जाए तो वो ऑक्सीजन को लेके नहीं जा सकता, फिर आयोडीन या फिर हेलोजन उस पर कब्जा कर लेगा। तो ये भी एक्सेप्शन है कि नहीं, बताओ जरा मुझे। तो इट शुड बी फोकस, ये भी फोकस करने वाली चीज है। अब आपको लगेगा सर ये तो सेम सेम ऐसी है जैसे विलियमसन सिंथेसिस आई थी। हाँ जी, लगभग लगभग ऐसी लगेगी तुम्हें, लेकिन वो अलग है। उसमें यहाँ पे CH3 की जगह सोडियम है, और इस HI की जगह क्या है, एल्किल हैलाइड है, यहाँ HI है, और ये सोडियम वाला नहीं है। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि बड़े वाले के साथ आयोडीन जाएगा। तो हम अपनी लैंग्वेज में लिख लेते हैं, इफ वन ग्रुप ऑफ ईथर इज 3 डिग्री, तब HI में से या हाइड्रोजन हैलाइड में से I 3 डिग्री, 3 डिग्री एल्किल के साथ जाएगा। इसका मतलब 3 डिग्री एल्किल हैलाइड बनाएगा, और मैकेनिज्म कौन सा होगा, SN1, 2 स्टेप मैकेनिज्म। ठीक है, हुआ कंसेप्ट क्लियर अच्छे से, बढ़िया लगा। तो ये एक्सेप्शनल थी, चीजें याद रखना, बता दी। अब चलते हैं दूसरी रिएक्शन। दूसरी है हेलोजनेशन। हेलोजनेशन मतलब किसी भी हेलोजन का एडिशन, हेलोजन का एडिशन, बस इतनी सी रिएक्शन है। सो ये कहना है डायरेक्ट हेलोजनेशन टेक प्लेस इन डार्क। डायरेक्ट हेलोजनेशन अंधेरे में भी हो सकता है, यानी आप कोई भी ईथर ले, उस पर डायरेक्ट कोई हेलोजन है उसकी रिएक्ट कराओ डार्क में, सनलाइट की भी जरूरत नहीं, हीट की भी जरूरत नहीं, डार्क में भी अगर आप कराओगे तो हो जाएगा। अब यहाँ हो क्या रहा है, ध्यान से देखो, हो ये रहा है कि ये जो C2H5O C2H5 है, दोनों साइड सेम है, तो इनमें से कोई भी एक हाइड्रोजन हटेगा, उसकी जगह एक Cl जुड़ेगा, दैट इज CH3 CHCl O C2H5Cl C2H5। समझ गए, इस H2 में से एक हाइड्रोजन हटा, एक Cl जुड़ा, तो जो हाइड्रोजन हटा वो दूसरे Cl को लेके निकल जाएगा, ये रहा। ओके,
ठीक है। अब इसी में कह रहे हैं अगर आपके पास Cl बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो, 10 Cl है, तो क्या करेगा, वो सारे हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। अब देखो इसमें कोई हाइड्रोजन नहीं बचा, 5 इधर थे, 5 इधर, सारे हट गए, 5 Cl इधर जुड़ गए, 5 Cl इधर जुड़ गए, 10 HCl भी निकल गए। यानी एक Cl जुड़ता है, एक हाइड्रोजन हटता है। ठीक है, और ये जो रिएक्शन होती है सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। तो एक्सेस अमाउंट ऑफ हैलोजन रिएक्ट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जब हमारे पास हैलोजन की बहुत ज़्यादा अमाउंट हो, तब वो जो रिएक्शन है वो सनलाइट की प्रेजेंस में होगी। ठीक है, और बनता क्या है, बनता है पर क्लोरो डाइथाइल ईथर। पर क्लोरो मतलब जो 10 क्लोरीन आई है उसके लिए पर क्लोरो, डाइथाइल भाई 2 C2 ग्रुप है, दैट इज डाइथाइल, और ईथर तो यही, तो ये बन जाता है। ठीक है, समझ में आया, इजी है कि नहीं, बहुत इजी है। तो कुल मिला के Cl2 के साथ होने पर ईथर में से हाइड्रोजन हट रही है, उसकी जगह Cl जुड़ रहा है, बस ClO BrO जो भी कुछ हो। अगली रिएक्शन, रिएक्शन विद PCl5 इंपॉर्टेंट है। तो ROR प्लस PCl5 इज इक्वल RCl एंड POCl3। अब CH3O C2H5 आ गया, प्लस PCl5 के साथ रिएक्शन अगर मैं करा दूं तो क्या बनेगा, ये कह रहे हैं भैया बहुत इजी बनेगा। इजी ये बनेगा कि ये टूटेगा, ऑक्सीजन तो हट ही जाएगी, तो एक तो आपके पास CH3Cl बनेगा, एक आपके पास C2H5Cl बनेगा। ठीक है, ये दोनों तो बने ही बनेंगे, एक ये टूट गया, एक ये टूट गया, प्लस जो बाकी रह जाएगा वो रह जाएगा POCl3, बस। ठीक है, तो ये अच्छी रिएक्शन थी और इजी भी थी। चलते हैं अगली, रिएक्शन विद CO कार्बन मोनोऑक्साइड, इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए इसमें बनता है ईस्टर, फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर, ईथर से ईस्टर, ईथर से ईस्टर। तो ये हमारा ईथर है, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर रहा है, BF3 बोरोन ट्राइफ्लोराइड की प्रेजेंस में 150 डिग्री सेल्सियस पे 500 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर पे क्या बनता है, एथेनॉइड बनता है। अब आप देख सकते हो इसमें CO कैसे जुड़ा, देखो ROR है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। ठीक है, जब इसकी रिएक्शन हुई तो R के साथ पहले डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन, ये वाला CO ये जुड़ा, फिर ये जो OR है वो ऐसे जुड़ा, सो ये ऐसे जुड़ा हुआ है, समझ गए। और इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, ईस्टर कहते हैं। अब चलो लिख के देख लो ना, कुछ भी लिख दो, यहाँ CH3 लिख दिया, O लिख दिया, C3H7 लिख दिया, प्लस CO लिख दिया। अब देखो मेन किसके साथ में ऑक्सीजन जाएगा, इसमें जाएगा छोटे वाले के साथ ऑक्सीजन, तो C3H7 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन O एंड CH3। अब आप कहोगे सर बड़े वाले के साथ क्यों नहीं किया, बड़े वाले के साथ इसलिए नहीं किया क्योंकि ये जो C3H7 है ये इसका मेन एल्किल ग्रुप है, इसके कारण ही तो ईस्टर का नाम बनता है। अब इसका वैसे नाम क्या है, इसका नाम है मिथाइल ब्यूटेनॉइड। ओके, मिथाइल ये वाला और ब्यूटेनॉइड क्योंकि 4 कार्बन है। ठीक है, ये इसका नाम बन गया। तो CO से अभी क्रिया हो गई, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर हो गया, ईस्टर बन गया, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगली देखो, अब जो रिएक्शन आती है, 2-3 रिएक्शन आएंगे बहुत अच्छी, वो आएंगी सिर्फ और सिर्फ एनिसोल के लिए। और ये रिएक्शन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है कि जब कोई ऐसा ग्रुप हो जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके, ठीक है, तो उसके कारण कोई इलेक्ट्रोफाइल आके बेंजीन रिंग पर जुड़ जाता है, एंड दस द रिएक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ओके, क्लियर। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हमारे पास ये है, जो ये ग्रुप होता है ये दो ग्रुप को रिप्रेजेंट कर सकता है, एक तो ऑर्थो को और एक पैरा को। सो इट इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव ग्रुप, समझ गए। यानी ये किसी भी इलेक्ट्रोफाइल को दो जगह जोड़ के रख सकता है बेंजीन के ऊपर, एक तो ऑर्थो पोजीशन पे और एक पैरा पोजीशन पे। अब क्यों जोड़ सकता है, उसके लिए एक काम करो, स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। ऐसे नहीं बताते, आपको बना के दिखाता हूँ। तो हम इसे अच्छा सा बनाएंगे, सुंदर सुंदर सा। ये हमारा OCH3 है, ये हमारी बेंजीन है, ऑक्सीजन के ऊपर दो दो लोन पेयर है, और इसी बात का इसे घमंड है। ये क्या कहता है, भैया मैं हूँ भरपूर, बहुत पैसा है, लोन पेयर बहुत है, एक काम कर बेंजीन को दो। यहाँ पे इसने डबल बॉन्ड के साथ जोड़ लिया, बेंजीन क्या कहेगा, ये वाला कार्बन, अरे मेरे पास तो पहले से ही 4 थे, एक काम करता हूँ इसको वापस दे देता हूँ। क्या बनेगा, क्या बनेगा जल्दी से बताओ। जो ऊपर है वहां तो डबल बॉन्ड आ गया, और ऑक्सीजन पे से एक लोन पेयर गया इसलिए पॉजिटिव चार्ज आ गया।
ये जो बॉन्ड पेयर था उठ के इधर टिक गया, एज ए लोन पेयर आ गया, बाकी एज इट इज। अब ये लोन पेयर भी यहाँ ज़्यादा देर तो टिकने वाला नहीं, ये आ जाएगा यहाँ नीचे वाला बॉन्ड पेयर लोन पेयर में, क्योंकि यही कॉन्जुगेशन सिस्टम इसमें चलता रहता है। ये यहाँ आ गया, नीचे लोन पेयर इधर, ये इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी कहलाते हैं फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं। ठीक है, अब फिर ये यहाँ, ये वापस से यहाँ, ठीक है, ये बन गया। फिर से आगे बनाओ, ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर और ये बॉन्ड पेयर वापस से लोन पेयर, यानी घूम फिर के वापस वहीं पे आ गया जहां था। ओके, समझ में आई बात। अब ध्यान दो, इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं वो होते हैं ई पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इन्हें चाहिए इलेक्ट्रॉन्स। अब मेरी बात सुनना ध्यान से जरा, यहां देखो, क्या ये वाली पोजीशन ऑर्थो पोजीशन है? भाई ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो ऑर्थो ही तो ही। क्या ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है? हाँ है, बिल्कुल है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है इस पे, है। तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल है इजीली जुड़ सकता है कि नहीं? बिल्कुल जुड़ सकता है। इस वाले पे देखो, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, तो ये कौन सी हुई? पहला पोजीशन। तो इस केस में पहला पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, बिल्कुल है। तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो ऑर्थो एंड पैरा पे आके जुड़ सकता है, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। ठीक है, अब जहां वो जुड़ेगा वहां से एक हाइड्रोजन हटेगा। ठीक है, आई एम रिपीटिंग, जहां वो जुड़ेगा वहां से एक हाइड्रोजन हटेगा, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये इसकी कहानी। अब शुरू करते हैं रिएक्शन को। तो रिएक्शन में सबसे पहली चीज आती है हेलोजनेशन, हेलोजन का एडिशन। सो दे आर सेइंग दैट एनिसोल अंडरगो ब्रोमिनेशन इन एथेनोइक एसिड और CH2। ये कह रहे हैं एथेनोइक एसिड या फिर CH2 की प्रेजेंस में जो एनिसोल है उस पर ब्रोमीन की रिएक्शन हो जाती है और ऑर्थो एंड पैरा ब्रोमो एनिसोल बनते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? तो भाई OCH3 था, एक बार तो ऑर्थो पोजीशन पे और एक बार पैरा पोजीशन पे। अब जो पैरा वाले प्रोडक्ट होते हैं वो 90% होते हैं, मेजर प्रोडक्ट होते हैं, मेजर अमाउंट में बनते हैं, मेजर प्रोडक्ट होते हैं। और जो ऑर्थो प्रोडक्ट होते हैं जनरली माइनर होते हैं, कम अमाउंट में बनते हैं। तो इसका क्या नाम हुआ? इसका नाम हुआ पैरा ब्रोमो एनिसोल, इसका नाम हुआ ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल। इजी सी है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो कुल मिला के एनिसोल हो, तो हमें क्या करना है, अगर किसी Br2 वगैरह के साथ रिएक्शन दे दो और इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात वो कर दे, तो हमें क्या करना है, एक बार ऑर्थो पोजीशन पे चिपकाना और एक बार पैरा पे। इसमें देखो फिडेलक्राफ्ट एल्किलेशन। अब फिडेलक्राफ्ट एल्किलेशन में क्या हो रहा है कि एनिसोल के साथ CH3Cl है, CH3Cl है। ठीक है, अब इस CH3Cl को क्या पूरे को जोड़ दूं? नहीं, इसमें से इलेक्ट्रोफाइल देखो कौन सा होगा, इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होगा। अगर मैं CH3Cl को तोड़ूं तो एक तो बनेगा CH3 पॉजिटिव और एक बनेगा Cl नेगेटिव। समझ गए? तो ये इलेक्ट्रोफाइल है हमारा, यही जाके जुड़ेगा कहाँ पे? बेंजीन के ऑर्थो पोजीशन पे एंड पैरा पोजीशन पे। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो इसका नाम बदल गया। अब ये ईथर नहीं है, एथॉक्सी वाला नहीं है, इसका नाम है 2 मेथॉक्सी टोलुइन। 2 मिथाइल एनिसोल नहीं है, 2 मेथॉक्सी टोलुइन। क्यों? वही रीजन है, OCH3 और CH3 ये बड़ा है, तो इसको हम प्रेफरेंस देंगे और इसका सफिक्स यूज करेंगे। ये वाला ग्रुप छोटा है, ठीक है, तो बेंजीन के ऊपर जब CH3 होता है तो टोलुइन कहलाता है, तो 2 मेथॉक्सी टोलुइन। ठीक है, या ऑर्थोमेथॉक्सी टोलुइन भी से आप कह सकते हो। ओके, इसी तरह से क्या हो जाएगा, 4 मेथॉक्सी टोलुइन या फिर पैरामेथॉक्सी टोलुइन। ओके, तो अब देखो मजेदार बात ये थी कि फिडेलक्राफ्ट की रिएक्शन में एनिसोल पर रिएक्शन से एनिसोल नहीं बनता, मिथाइल एनिसोल नहीं बनता, टोलुइन बनता है। वो भी कौन सा? 2 मेथॉक्सी टोलुइन या फिर 4 मेथॉक्सी टोलुइन। अब फिडेलक्राफ्ट में एक तो एल्किलेशन आता है, दूसरा आता है एसाइलेशन। एसाइलेशन में यूज करते हैं CH3COCl, इसमें से भी CH3CO ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है और जो Cl नेगेटिव है ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है। हमें जरूरत है इलेक्ट्रोफाइल की, तो ये जो CH3CO है इतना, ये पूरा का पूरा जाके जुड़ जाता है इस तरह से। अब ये भी भाई
जब CH3 खुद बड़ा है तो COCH3 तो उससे भी बड़ा है, तो इस केस में भी हम OCH3 को मेथोक्सी प्रीफर करते हैं। इसका नाम हो जाएगा मेथोक्सी एसिटोफिनॉन, ऑर्थोमेथोक्सी एसिटोफिनॉन, पैरामेथोक्सी एसिटोफिनॉन। ओके, क्लियर। तो ये थी फिडेलक्राफ्ट एल्किलेशन एंड एसाइलेशन। चलते हैं आगे। अब आता है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन मतलब NO2 का एडिशन, NO2 जुड़ता है। अब ये NO2 आता कहाँ से है? ये आता है HNO3 से। तो फ्रेंड्स अगर आप HNO3 को तोड़ोगे तो ये दो पार्ट में टूटता है, एक OH नेगेटिव और एक NO2 पॉजिटिव। हमें तो पॉजिटिव वाला ही चाहिए इलेक्ट्रोफाइल, बस। ठीक है, सो दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन कॉन्सेंट्रेटेड एस्टोसोफॉर एंड HNO3 की प्रेजेंस में। ये हमारा मेन है। तो HNO3 में से NO2 जुड़ गया और OH निकल गया, और OH वहां से निकला जहां से हाइड्रोजन भी निकला, उसके साथ निकल गया, मतलब H2 बना के निकल गया। तो क्या बना इसमें? ये बना नाइट्रोएनिसोल। अब की बार आप कह सकते हो कि जो OCH3 है और NO2 में OCH3 बड़ा है, NO2 छोटा है। इन ग्रुप को आप ध्यान रखो, इनसे ही नाम बनाने के लिए जब आता है तो बहुत कंफ्यूजन होता है किसको नाम पहला दे। तो नाइट्रो ग्रुप छोटा होता है, OCH3 बड़ा होता है। ठीक है, चलो जब नाम की बात आ रही है ना, एक मैं सबस्टेंस बनाता हूँ अब तक जो सिखाया उससे रिलेटेड, आप उसका नाम बताना। ये वाला ग्रुप है, बेंजीन ही है ये। ठीक है, इसका नाम बनाना है, इसका नाम आपको बनाना है। अगर आप इसने इसका नाम सही बनाया, समझ लेना आपको प्रेफरेंस याद हो गई, कौन ज्यादा बड़ा कौन छोटा। ओके, ठीक है जी। चलिए नाइट्रेशन तक हो गया। अब देखो हमने क्या क्या पढ़ा, मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले हमने प्रिपरेशन पढ़ी। प्रिपरेशन में हमने किस किस से प्रिपरेशन पढ़ी? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल एंड दूसरी विलियमसन सिंथेसिस। ठीक है, और दोनों में ही एक एक एक्सेप्शनल है, उसको याद कर लेना। ठीक, फिर हमने क्या पढ़ा? फिजिकल प्रॉपर्टी। ये हमने कंपैरिजन किसके बीच करा? अल्कोहल वर्सेस ईथर के बीच। ठीक है, और ईथर डू नॉट हैव H बॉन्डिंग, H बॉन्डिंग अब्सेंस से होती है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। फिर हमने केमिकल प्रॉपर्टी पे अपनी पकड़ बनाई और एक से एक केमिकल प्रॉपर्टी को देखा। ठीक है, तो एक से एक केमिकल प्रॉपर्टी में पहली रिएक्शन हमने HX के साथ की। ठीक है, HX कौन सा था? हाइड्रोजन हैलाइड। और HX के बाद हमने किसके साथ की, जल्दी से बताओ, याद है कुछ या भूल गए? अरे अभी अभी तो की थी। HX के बाद हेलोजनेशन। ठीक है, हेलोजनेशन मतलब सीधे सीधे जो हेलोजन है वो इनटू द प्रेजेंस ऑफ दो। अब इसमें भी दो था, हाँ, इसमें एक तो डार्क में था, और जब हेलोजन एक्सेस में हो, हेलोजन ज्यादा अमाउंट में हो, तब लाइट में। ओके, ठीक। थर्ड रिएक्शन, थर्ड रिएक्शन जो हमारी आई वो क्या आई? बहुत अच्छी, वो आई विद CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। और इससे हमारा क्या बना? इससे हमारा बना ईस्टर। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हमारी अगली जो रिएक्शन आई थी, एक रिएक्शन छूट गई शायद कोई, ये चौथे नंबर पे आई थी, तीसरे पे पता नहीं, चलो देख लेंगे फ्रेंड्स। हाँ, PCl3 वाली छूट रही है, मैं यही कह रहा हूँ, मैंने कहा मुझे याद तो था। PCl5 वाली, तो PCl5 में क्या क्या बनता है? RCl बनता है प्लस POCl3 बनता है। फिफ्थ रिएक्शन से हमारी शुरू हो गई एनिसोल की रिएक्शंस। एनिसोल में पहला क्या आया? हेलोजनेशन। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या आया? फिडेलक्राफ्ट एल्किलेशन एक पार्ट, और एसाइलेशन। ठीक है, तो इसमें खास बात क्या थी? इसमें क्या बनता है? इसमें बनता है ऑर्थो एंड पैरा मेथोक्सी टोलुइन। एनिसोल नहीं रहता, टोलुइन बन जाता है। और सेवंथ रिएक्शन में हमारे पास नाइट्रेशन था, जिसमें हमने क्या जोड़ा? NO2 जोड़ा। और ये तीनों की तीनों रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन है। ओके, यहाँ तक क्लियर सबको अच्छे से? आई होप कि क्लास में ये सारी चीज़ें जो बताई हैं अच्छे से समझ आ गई होगी।
कोई इनमें दिक्कत होनी नहीं चाहिए अपनी ओर से। ये जो फ्लो चार्ट मैंने बनाया, अगर आप चाहें तो एक पेज पे इस चैप्टर को क्लियर कर सकते हैं, एक पेज में समरी क्लियर हो जाएगी। विद रिएक्शंस लिख सकते हो, थोड़ा छोटा छोटा करके अपने हिसाब से कर सकते हो। एक पेज पे एक सिंगल साइड नहीं आ रहा तो दोनों साइड आ जाएगा, बस एक ही पेज का चैप्टर है। ओके, अब बात करते हैं यूजेस ऑफ ईथर, ईथर के उपयोग। तो ईथर का उपयोग क्या है? डाइथाइल ईथर इज यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट एंड एज सॉल्वेंट एट लो टेम्परेचर। ये कह रहे हैं डाइथाइल ईथर का उपयोग शीतलक के रूप में, क्योंकि ये थोड़ा सा कूलिंग इफेक्ट देता है। कूलिंग इफेक्ट भी क्यों देता है? क्योंकि लो बॉइलिंग पॉइंट है, लो बॉइलिंग पॉइंट है, बहुत जल्दी से वेपोरेट हो जाता है, ठीक है, जिसके कारण ये कूलिंग इफेक्ट देता है। और कम तापमान पर विलायक के रूप में और काफी सारी चीजों को डिसॉल्व करने का काम आता है। डाइथाइल ईथर इज यूज्ड एज एनेस्थीसिया इन सर्जरी। डाइथाइल का उपयोग सर्जरी में एनेस्थीसिया के रूप में भी किया जाता है, मतलब बेहोशी की दवा के रूप में, ठीक है। इसके साथ हमारा जो ईथर वाला था आज का ये चैप्टर, ये होता है कंप्लीट। और इसके साथ अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, ये जो चल रहा था ये भी हो जाता है कंप्लीट। कल से हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। कल से नहीं, कल को हम इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन देखेंगे, वो जरूरी है। पूरे चैप्टर के देखेंगे, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर के कल को होंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन, फिर चलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके फ्रेंड्स, तो काफ़ी अच्छी लगी होगी क्लास, आई होप। बाकी आप बताओ कैसी क्लास लगी। जी बिल्कुल, पीडीएफ आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी, बस जैसी क्लास एंड होती है सेटअप सा करके पीडीएफ भेजता हूँ, ठीक है। चलो जल्दी से आगे आप ग्रुप में एक बार आज की क्लास का रिव्यू दे देना जरूर। चलिए फ्रेंड्स, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। इट मीन्स टेक रेस्ट, क्योंकि नाइट का टाइम है, और पढ़ना है तो पढ़ो बहुत मन लगा के, आप जरूर सफल होंगे, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।